प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को भी मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात और स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे विषय पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। इस विषय से हमारे दैनिक जीवन, व्यावहारिक जीवन से जुड़ी हुई कई घटनाएं, प्रक्रियाएं जो संपादित होती है, संपन्न होती है, उन घटनाओं को ऊष्मागतिक प्रथम विषय के आधार पर समझाया जा सकता है। घटनाएं, प्रक्रियाएं हैं जो हमारे दैनिक व्यवहार से जुड़ी हुई हैं। वो इस तरह से है जिनमें शीतलन की घटनाएं, तापन की घटनाएं, मानव तंत्र के ताप नियंत्रण की घटनाएं, ऊष्मारोधी घटनाएं, वस्तुओं का, सब्जियों का गर्म करना, पकाना, चलना, दौड़ना इत्यादि विविध प्रक्रियाओं के अतिरिक्त प्रकृति में निष्पादित होने वाली और संपन्न होने वाली घटनाएं भी है, जिसको हम आज के हमारे व्याख्यानों में विस्तार से चर्चा करेंगे। शीर्षक ऊष्मागतिकी प्रथम है, जिसको इकाई प्रथम से व्याख्यान के रूप में चुना गया है। उक्त विषय शीर्षक बीएससी भाग द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र तृतीय भौतिक रसायन से जुड़ा हुआ है। जो विषय जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, दैनिक जीवन में इस विषय ऊष्मागतिकी की प्रथम का क्या महत्व है, उससे संबद्धता को, उसकी उपयोगिता को आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लीजिए, सबसे पहले हम शीर्षक पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इकाई प्रथम, ऊष्मागतिक प्रथम। इसका उपशीर्षक है महत्वपूर्ण प्रयुक्त पद एवं परिभाषा है। ऊष्मागतिकी को सुपरिभाषित करने के लिए वैज्ञानिक जे.ए. बेटी ने विभिन्न प्रतीक, संकेत प्रतिपादित किए हैं, जिनके आधार पर ऊष्मागतिक समीकरणें, ऊष्मागतिक व्यंजक इत्यादि को उन प्रतीकों, संकेतों के आधार पर बेहतरीन तरीके से और सरल और सुगम तरीके से समझाया जा सकता है। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका ध्यान ऊष्मागतिक जो विषय हमने चुना है, इसकी महत्वपूर्ण परिभाषा क्या होती है, इसको किस तरह से सुपरिभाषित किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बिंदु अ पर हमने श्याम पट्ट पर अंकित किया है ऊष्मागतिकी। ये संपूर्ण विषय दो अलग अलग पदों ऊष्मा प्लस गतिकी पर आधारित होता है। ऊष्मागतिकी के इस परिभाषा को हम व्यावहारिक दैनिक जीवन में संपन्न होने वाले एक महत्वपूर्ण और रोचक उदाहरण दृष्टांत की सहायता से समझते हैं, जिसमें रोचक उदाहरण में हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर को प्रयोग में लिया है। पुनः
प्रिय विद्यार्थियों, ऊष्मागतिकी दो अलग अलग पद ऊष्मा प्लस गतिकी से संयुग्मन से मिलकर के बना है। दोनों को जोड़ेंगे तो ऊष्मागतिकी हमारे पास में विषय प्राप्त होता है दोनों के योग से। ऊष्मा के नीचे जो कि ऊर्जा का एक प्रकार होती है। आगे देखेंगे इसमें गतिकी यानी गति करना, अर्थात जब हम ऊष्मा प्रदान करेंगे, ऊष्मा प्रदान करने पर यदि तंत्र में एक ऊर्जा जो है दूसरी ऊर्जा को, ये दूसरी जो प्रकार की ऊर्जाएं हैं जिनको स्वतंत्रता की कोटि के रूप में परिभाषित किया गया है, ये ऊष्मा ऊर्जा जब अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में स्थानांतरित कोटि घूर्णन ऊर्जा वो कंपन ऊर्जाओं में रूपांतरित होती है और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन प्रेक्षित किए जाते हैं, तो भौतिक रसायन की ये शाखा ऊष्मागतिकी कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, एक रोचक दृष्टांत की सहायता से ऊष्मागतिकी को हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमने श्याम पट्टी पर एक प्रेशर कुकर लिया है। हम एक किसी भी वस्तु को अथवा सब्जी को उसको कैसे तैयार किया जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे पकाया जाता है, इस हेतु चावल का बनाना ऊष्मागतिकी प्रक्रम के आधार पर, ऊष्मागतिकी के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इस प्रेशर कुकर में ऊपर सीटी युग्मित है। इसमें ये जो गोलाकार आप अणु देख रहे हैं, ये गोलाकार जो अणु है जल के अणुओं को प्रदर्शित करते हैं। चावल के पकाने में, उसको बनाने में, उसको तैयार करने में चावल के दूसरे जो प्रकार के अणु हैं उनको मैंने वर्गाकार आकृति में चिन्हित किया है, प्रदर्शित किया है। पुनः जो गोलाकार अणु हैं ये जल के अणुओं को प्रदर्शित करते हैं, वर्गाकार जो अणु है ये चावल के अणुओं को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रेशर कुकर में लेकर के हम इसको ऊष्मा प्रदान करते हैं, तापमान प्रदान करते हैं, गर्म करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, गर्म करने के पश्चात आप देखेंगे, यदि व्यवहारिक रूप में आपसे इस ढंग से प्रदर्शित करूं कि जल का जो अणु है इसको यदि हम चौक के समरूप माने, चावल का जो अणु है इसको यदि हम इस डस्टर के रूप में माने, नीचे से यदि हम गर्म करते हैं, गर्म करने के पश्चात इस प्रेशर कुकर को नीचे से गर्म करने के पश्चात में जल का ये अणु टक्करों की प्रक्रिया है संपन्न होगी। जब जल का ये अणु, जिसको हम मैंने चाक के रूप में इसको माना है, इसकी परिकल्पना की है, जब चावल के अणु को जब टक्कर मारता है, टक्कर के पश्चात चावल का ये जो अणु है, ये चावल का जो अणु है या जो पीस है, ये थोड़ा आगे की ओर विस्थापित होता है। इससे स्थानांतरण की कोटि, स्थानांतरण की घटना उत्पन्न होती है। इससे जो है स्थानांतरण की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब तापमान में उत्तरोत्तर जब वृद्धि की जाती है, ऐसी स्थिति में चावल का ये अणु आगे की ओर जाएगा, स्थानांतरण की कोटि या ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसी तरह जल के भीतर काफ़ी सारे, ढेर सारे जो है चावल के जो जल के अणु विद्यमान हैं। ये चावल का ये अणु, ये जल का ये जो अणु है, ये इस तरह से जो है आगे पीछे जो है स्थानांतरित होता है। इससे स्थानांतरण की जो है, यहाँ पर जो है स्थानांतरण की घटना के अलावा जो है इसको आगे पीछे इस चावल के अणुओं को विस्थापित होने पर यह कंपन की ऊर्जा को दंपन देगा। इस रूप में यदि ये घूर्णन रूप में यदि ये अपनी गति दर्शाता है, तीन प्रकार की जो गतियाँ जो संभव है। प्रिय विद्यार्थियों, फिर से समझिए, जब जल का अणु जब चावल के अणु को
टक्कर मारता है, ऐसी स्थिति में ये आगे की ओर जाएगा तो स्थानांतरण कोटि या स्थानांतरण की ऊर्जा उत्पन्न होगी। और ऐसी परिस्थिति में जब ढेर सारे चावल के अणु और जल के अणु विद्यमान है तो आज जब इस तरह से आगे पीछे जो इस तरह से जो है ये गति करेगा तो कंपन की कोटि, कंपन की ऊर्जा उत्पन्न होगी। और इस तरह से ये जब गति संपन्न होती है लगातार घूर्णित रूप में, तो यहाँ पर जो है घूर्णन की ऊर्जा, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर घूर्णन की ऊर्जा जो है संपादित होती है। अर्थात हमने यहाँ पर इस फिगर 1 में देखिए ऊष्मा को ऊर्जा के रूप में हमने दिया है और 3 प्रकार की जो है गतियाँ संपन्न होती है। थोड़े समय पश्चात 5 मिनट या 10 मिनट के पश्चात सीटी के माध्यम से एक हमें संदेश मिलता है। इस संदेश को भौतिक रसायन में ऊष्मागतिकी में इसको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के द्वारा प्रेक्षित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों फिर से सुनिए, हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में जल का अणु चावल के अणु से टकराता है, आगे बढ़ता है, स्थानांतरण होता है, आगे पीछे शिफ्ट होता है ये। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे कंपन होता है, लगातार घूर्णित अवस्था में घूर्णन की ऊर्जा, घूर्णन की कोटि संपन्न होती है। 5 या 10 मिनट के बाद में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन सीटी लगती है। ऊष्मागतिकी इसको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की संज्ञा के रूप में निरूपित करता है। अर्थात ऊष्मागतिकी, अब हम इसकी संक्षिप्त में इसकी परिभाषा दोहराते हैं। ऊष्मागतिकी भौतिक रसायन की वो शाखा होती है जिसमें ऊष्मा ऊर्जा को अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में रूपांतरित किया जाता है और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन प्रेक्षित किया जाता है। यदि हम यहाँ पर दैनिक जीवन में प्रयोग में ली जाने वाली वस्तुओं, सब्जियों के अलावा यदि हम रासायनिक पदार्थ, क्रियाकारी पदार्थ प्रयोग में लिए जाएं, ऐसी स्थिति में ये ऊर्जा का जो रूपांतरण होगा वो स्थानांतरीय घूर्णन कंपन के साथ साथ रासायनिक ऊर्जा में भी रूपांतरित होता है। पुनः इसको हम विस्तार से सुपरिभाषित करते हैं। ऊष्मागतिकी भौतिक रसायन की वो शाखा होती है जिसमें ऊष्मा ऊर्जा को अन्य प्रकार की ऊर्जाएं स्थानांतरण की, घूर्णन की, कंपन की और रासायनिक ऊर्जा एवं अन्य प्रकार की गतिज ऊर्जाओं में रूपांतरित किया जाता है और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन प्रेक्षित किए जाते हैं। यही ऊष्मागतिकी की परिभाषा कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो शीर्षक जो है हमारे पास में जो है महत्वपूर्ण प्रयुक्त पद एवं परिभाषाओं में अगला वाला जो पद हमारे पास में आता है उप शीर्षक जो है तंत्र परिभाषा। इसकी परिभाषा के रूप में हम डिफाइन करेंगे कि ब्रह्मांड में सैद्धांतिक और प्रायोगिक कार्य हेतु चुनी गई युक्ति उपकरण तंत्र कहलाता है, जबकि अवस्थाचर ताप T, दाब P, आयतन V को भी समायोजित किया जाए तंत्र कहलाता है। हम इसको तंत्र प्रेशर कुकर को, ये प्रेशर कुकर जो है इसको जो है आप देखेंगे एक तंत्र के रूप में जो है मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। हमने विशिष्ट शर्तें इस पर जो है लागू की है, आरोपित की है। तो इस प्रेशर कुकर को स्टूडेंट्स जनरली अवस्थाचरों के बारे में थोड़े भ्रम की स्थिति में पैदा होते हैं। अवस्थाचर क्या होते हैं, एक बार मैं फिर से पुनः दोहरा देता हूँ। तापमान T, दाब P और आयतन V। अवस्थाचर और भौतिक राशियाँ, प्रिय विद्यार्थियों दो शब्द है। भौतिक राशियाँ जिनमें गिब्स एनर्जी G आती है, एंथैल्पी H आती है, एंट्रोपी S आती है, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा A आती है, आंतरिक ऊर्जा U और E आती है। इन सबको मूलभूत ऊष्मागतिक राशियाँ कहा जाता है। जबकि जो छोटी छोटी जो जिन पर ये निर्भर करती है, ताप T हो सकता है, दाब P हो सकता है, आयतन V हो सकता है, द्रव्यमान भी हो सकता है, तो ये कहलाएंगे अवस्थाचर। इन पदों का ऊष्मागतिकी में बार बार प्रयोग होता है। फिर से देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊष्मागतिक राशियाँ, ऊष्मागतिक राशियों में हमारे पास में G है, H है, S है, A है,
यू है और ई। पुनः मैं दोहरा देता हूँ, पुनः इस चीज़ पर जो है मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। दोनों शब्दों में, दोनों पदों में, दोनों उपशीर्षकों में आपको ये समझना आवश्यक होता है। मैंने यहाँ पर लिखा है अवस्थाचर। अवस्थाचर का मतलब होता है जो सूक्ष्म तापमान T, दापी, आयतन V और जो M को दर्शाता है वो अवस्थाचर कहलाते हैं। जो मूलभूत भौतिक राशियाँ होती हैं जिसमें गिब्स एनर्जी G, एंथैल्पी H है, एंट्रोपी S है और यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा A है, आंतरिक ऊर्जा U और E है। तो फिर से पुनः मैं आता हूँ, तंत्र ब्रह्मांड में चुनी गई वो युक्ति होती है जिसको सैद्धांतिक और प्रायोगिक कार्य हेतु चुना जाए, जबकि अवस्थाचरों को भी समायोजित किया जाए। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ताप, दाब और आयतन तंत्र कहलाता है। इसको हम यहाँ पर तंत्र की संज्ञा दे सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर जो आपके सामने जो है ये चौक का एक बॉक्स है, डिब्बा है, तो इसको हमने सैद्धांतिक और प्रायोगिक कार्य हेतु प्रयोगशाला में इसको चुना है। इसको सारा प्रोटोकॉल जो है वो जिस डिवाइस को, जिस उपकरण को आप जिस पर प्रयोग करने जा रहे हैं, यदि अवस्थाचर, तापटी, दापी, आयतन V को लागू करते हैं, ऐसी स्थिति में है ये VIP डिवाइस बन जाती है। ऐसी स्थिति में ये महत्वपूर्ण विशिष्ट उपकरण वाली युक्ति बन जाती है जिस पर हम सारी चीज़ें अवस्थाचर वाले लागू करते हैं। तो ये वेरी यहाँ पर जो है बहुत ही अति महत्वपूर्ण उपकरण यहाँ पर तंत्र कहलाता है। आगे देखिए, अगला वाला जो है सहभाग है पारिपार्श्विक का। तो इस तंत्र को छोड़ करके बागी वाला जो बाह्यतम जो क्षेत्र है वो पारिपार्श्विक का कहलाएगा। प्रेशर कुकर का ये वाला भाग जो है पारिपार्श्विक का कहलाएगा। अगला वाला है द वाला जो बिंदु है परिसीमा, ये यहाँ पर परिसीमा कहलाएगी। परिसीमा वो दीवार होती है, वो अवरोध होता है जो तंत्र को पारिपार्श्विक से पृथक्कृत करती है। ये वाला कहलाएगा तंत्र, ये वाला कहलाएगा पारिपार्श्विक और ये वाला कहलाएगा परिसीमा। अब ये वाला परिसीमा कहलाएगा। पुनः हम जो है इसमें आगे बढ़ते हैं। ये परिसीमा तंत्र में पारिपार्श्विक को पृथक करने वाले दीवार और अवरोध। आगे चलते हम तंत्र के प्रकार। तंत्र के निम्न प्रकार होते हैं। पहला वाला जो प्रकार है खुला तंत्र है। इस खुला तंत्र को, तंत्र के प्रकारों को अध्ययन करने के लिए मैंने फिगर 1 में एक चित्र बनाया है जिसमें जो है गर्म जल है। इस गर्म जल को जो है इस बीकर में भरा हुआ है। बाह्यतम जो है मैंने M और E प्रदर्शित किया है। यहाँ पर M द्रव्यमान को, E ऊर्जा को दर्शाता है। इस बीकर के अंदर की ओर मैंने फिर से M और E लिखा है। ये M और E जो है ये गर्म जल के जो हमने ये बीकर है इसमें गर्म जल भरा है। ये हम खुले तंत्र को समझाने जा रहे हैं। ऊपर से ये पूरी तरह से खुला हुआ है। आप इसको इस प्रदर्शन के माध्यम से समझिए। इसमें हमने एक बीकर लिया है, इसमें गर्म जल भरा हुआ है। इसके बाहर M और E है, अंदर भी M और E है। बाहर M और E जो है, M का मतलब मास होता है, E का मतलब एनर्जी और हीट होता है। अंदर भी M और E, M का मतलब मास, E का मतलब एनर्जी। ये जो हमने जो दृष्टांत, ये जो प्रदर्शन किया है ये खुले तंत्र का है। यदि मैं इसको उंडेलना चाहूँ तो ऐसी स्थिति में जो है एक शब्द इसमें बार बार प्रयोग में लिया जाएगा और वो लिया जाएगा यहाँ पर है साम्य अवस्था में। साम्य का मतलब होता है परिवर्तित होना। जाहिर सी बात है जब इसको यहाँ पर इस तरह से जो उंडेलूँगा, मैं इस तरह से जो है इसकी स्थिति चेंज कर लूँगा। चेंज करने पर आप देखेंगे सारी चौक जो है मेरे हाथ में आ जाती है। यानी कि M भी बदल रहा है और यहाँ पर जो है E भी बदल रहा है। यानी इसको हम खुला तंत्र, वो तंत्र होता है जिसमें पारिपार्श्विक और तंत्र के M और E दोनों साम्य अवस्था में होते हैं। साम्य अवस्था का मतलब देखेंगे आप परिवर्तित होना, जिसको मैंने एक खुला हुआ जो जल है, एक बीकर है जिससे खुला हुआ है, ओपन स्थिति में है। इसको हमने यहाँ पर जो है एक गर्म जल वाले बीकर को जो है, अब गर्म जल वाला जो तंत्र बोलिए, इसी बीकर को हमने खुले एक बीकर के रूप में, एक जल के रूप में प्रदर्शित किया है जिसमें M और E दोनों परिवर्तित होती है। अतः खुला तंत्र वो होता है जिसमें तंत्र पारिपार्श्विक के M और E दोनों साम्य अवस्था में। पुनः मैं आप सभी का ध्यान दिलवाना चाहूँगा। साम्य का मतलब होता है यहाँ पर
परिवर्तित। एम का मतलब होता है द्रव्यमान, ऊर्जा का मतलब ऊष्मा खुली हुई अवस्था में। अगला वाला देखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे बंद तंत्र। अब मैं ये चौक का जो मैंने यहाँ पर कंटेनर लिया है, ये डिब्बा लिया है, इसको मैं यहाँ पर जो है इसको इस तरह से जो है एक शीट के माध्यम से प्लेट की सहायता से इसका ऊपर वाला जो मुंह है उसको मैं बंद करता हूँ। बंद करने के पश्चात में फिर से इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ, नीचे वाली डायरेक्शन ऊपर, ऊपर की और डायरेक्शन वाली नीचे करता हूँ। आप देखेंगे कि चौक जो है मास, चौक यानी कि मास जो है आप देखेंगे वो परिवर्तित नहीं होगा। तो इसको मैंने क्रॉस के रूप में किया है, यानी कि पारिपार्श्विक और तंत्र का एम साम्य अवस्था में नहीं होगा। लेकिन अंदर जो भी अंदर गर्म जल विद्यमान है, वो गर्म जल जो है आप देखेंगे कुछ समय के पश्चात आप देखेंगे उसका तापमान में, उसकी ऊष्मा में गिरावट प्रेक्षित की जाएगी। तो हम देखेंगे कि ई फिर भी जो है साम्य का मतलब परिवर्तित हो रहा है। एम और ई ये पारिपार्श्विक का, एम और ई जो है ये तंत्र का है। तो एम आप देखेंगे परिवर्तित नहीं हो रहा है, ऐसा कैसा ही है जैसा बंद डिब्बे में था। लेकिन अंदर निहित जो ऊष्मा का मान है, जो अंदर जो हमारा जो गर्म जल है, आप देखेंगे समय परिवर्तन के दौरान उसके तापमान माना कि 70 डिग्री सेल्सियस जो है फिगर 1 में खुले तंत्र में तापमान था। लेकिन जब बंद करेंगे तो आप देखेंगे 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद में के पश्चात आप देखेंगे ये ई जो है पारिपार्श्विक और तंत्र दोनों का जो है साम्य अवस्था में होगा। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बंद तंत्र वो तंत्र होता है जिसमें तंत्र और पारिपार्श्विक के एम यानी कि मास संहति साम्य अवस्था में नहीं होती, परिवर्तित नहीं होता, जबकि ई ऊर्जा और ऊष्मा जो है साम्य अवस्था में होती है। आगे चलिए, तीसरा वाला है विलगित तंत्र। विलगित तंत्र वो तंत्र होता है, इसका जो दृष्टांत मैंने लिया है थर्मस फ्लास्क के रूप में होता है, या ऊष्मारोधी जो है लंच बॉक्स के टिफिन के रूप में लिया है। इसके अंदर इसकी सतह पर यहाँ पर देखेंगे आप ऊष्मारोधी जो है एक कोट होता है, ऊष्मारोधी दीवारें होती है जिसमें 2 घंटा 4 घंटा या कुछ समय तक जो है अंदर प्रयुक्त किए गए हुए जितना भी हमारे पास में दूध है या लंच बॉक्स है या जो खाना है, आप देखेंगे इसमें जब पूरा का पूरा अंदर ऊष्मारोधी शीट के द्वारा जो कोट हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है, लेप किया हुआ रहता है, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे एम और ई जो पारिपार्श्विक के द्रव्यमान और ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं, और इसके इनसाइड एम और ई जो है तंत्र के एम और ई को प्रदर्शित करते हैं। आप देखेंगे न तो एम परिवर्तित होगा और न ही ई परिवर्तित होगा, न तो एम साम्य अवस्था में होगा और न ही ई साम्य अवस्था में होगा। सर्टेन पीरियड तक, निश्चित सीमा तक ऊष्मा तापमान इस लंच बॉक्स का ऐसा कैसा समरूप रहेगा, समान रहेगा, ये वाला कहलाएगा विलगित तंत्र। विलगित तंत्र वो तंत्र होता है जिसमें तंत्र और पारिपार्श्विक के एम साम्य अवस्था में नहीं होते, ऊष्मा साम्य अवस्था में नहीं होते, दोनों साम्य अवस्था में नहीं होते। इसका हमने जो है लंच बॉक्स टिफिन के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अगला वाला जो है तंत्र जो है तंत्र के प्रकार में अगला वाला है समांगी तंत्र। समांगी तंत्र परिभाषा जिसमें क्रियाकारक और क्रियाफल एक ही अवस्था में उपस्थित हों। जैसे हमने यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लिया है गैस का। नाइट्रोजन गैसीय प्रावस्था में उपस्थित है, हाइड्रोजन गैसीय प्रावस्था में उपस्थित है, अमोनिया गैसीय प्रावस्था में उपस्थित है। क्रियाफल और क्रियाकारक दोनों एक ही अवस्था में उपस्थित है, तो ये समांगी तंत्र कहलाता है। एक ही प्रावस्था जिसमें उत्पन्न होती है वो समांगी तंत्र कहलाता है। और अंतिम प्रकार जो तंत्र का जो वो है विषमांगी तंत्र, जिसमें क्रियाफल और क्रियाकारक जो है अलग अलग प्रावस्था में हो। यहाँ पर देखेंगे 1 मोल अमोनिया का जो गैसीय अवस्था में है, 1 मोल HCl जो गैसीय अवस्था में उपस्थित है, और यहाँ पर 1 मोल NH4 का बनता है जो ठोस अवस्था में है। तो आप देखेंगे क्रियाफल ठोस में, बाकी क्रियाकारक गैसीय अवस्था में है, तो इसको विषमांगी तंत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, संज्ञा दी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, कल आने वाले दिवसों में हम तंत्र के गुण क्या होते हैं और तंत्र की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।